हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा थर्ड, बुक 1 का तीसरा चैप्टर ये बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसको यहाँ पे हम करने वाले हैं और ये सिलेबस आपका 2025-26 का है, यानी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कराने वाला हूँ। आपको इसके फ्री नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ना है। टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना है, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से सर्च करना है। अपना टेलीग्राम पे ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और जल्दी ही उस पर PDF अवेलेबल कराना शुरू कर देंगे हम 2025-26 की। 24-25 की PDF सारी अवेलेबल है, आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो क्योंकि सिलेबस जो है आपका लास्ट ईयर वाला ही है। ठीक है, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देखिए एक बार सिलेबस देख लीजिए। बुक 1 की बात करें तो टोटल 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 और 2 तो ऑलरेडी करा दिए। आज हम चैप्टर 3 कर लेंगे, इसके बाद हमारा एक ही चैप्टर बच जाएगा। ठीक है, इसको भी हम जल्दी कर लेंगे कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, तभी हमको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 600 BC यानी ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी यानी 600 AD तक का जो समाज था और समाज में आए हुए जो परिवर्तन थे, इसको हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है इसको। पहला टॉपिक है हमारा राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन। तो देखिए क्या हुआ था, 600 BC से 600 AD में बहुत से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। ठीक है, वो परिवर्तन क्या थे और वो क्यों हुए थे, इसको हम देखते हैं। क्योंकि इस समय में समाज में काफी ज्यादा बदलाव आ रहा था, नए नए नगरों का उदय हो रहा था, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो इस कारण से क्या हुआ था, कुछ परिवर्तन हुआ था। परिवर्तन में क्या क्या है, वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। ठीक है, यानी कि कृषि क्षेत्र बढ़ रहा था, जंगल जो थे जंगलों को काटा जा रहा था और वहां पे भी खेती की जाने लगी थी। लोगों का जो लाइफस्टाइल था, यानी लोगों की जो जीवन शैली थी, इसमें परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, क्योंकि लोग धीरे 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 प्रगति कर रहे थे। जो शिल्प विशेषज्ञ हैं, इनका एक नया समूह का उदय हुआ जो कि शिल्प से रिलेटेड काम करते थे, चाहे वो आभूषण बनाना हुआ, मूर्ति बनाना हुआ या मिट्टी के बर्तन बनाने हुए। ठीक है, ये सारी जो कैटेगरी है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे उभर रही थी। फिर संपत्ति का असमान वितरण था, इस कारण सामाजिक विषमता उत्पन्न हुई। संपत्ति का असमान वितरण का मतलब है कि समाज में कुछ लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि जिनके पास बेसिक जो नीड होती है वो भी उनकी पूरी नहीं हो पाती थी। ठीक है, यानी कुछ बहुत ज़्यादा गरीब थे, जिसके कारण क्या था, कहीं ना कहीं समाज में विषमता हो रही थी। ठीक है, तो ये कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। इतिहासकार इन प्रक्रियाओं को कैसे समझते हैं, जो इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, वो कैसे समझते हैं। तो इसके लिए जो इतिहासकार हैं वो यूज करते हैं साहित्य, यानी कि लिटरेचर। उस समय का, जिस काल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उस काल में जो भी लिटरेचर मिला है, जो भी साहित्य मिला है, उसको इतिहासकार पढ़ते हैं और उससे उनको जानकारी मिलती है उस समय के बारे में। ठीक है, तो देखिए इतिहासकार कैसे समझते हैं, तो वो साहित्यिक ग्रंथों से समझते हैं। साहित्यिक ग्रंथ जो होता है, जो लिटरेचर होता है, उसमें समाज का चित्रण होता है। जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य होता है। ठीक है, आज के समय में जो लिटरेचर लिखा जाता है वो आज के समाज के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। आज के समय में जो फिल्में बनती है वो आज के समाज के अनुसार ही बनती है। ठीक है, अगर आप 50 साल पहले का साहित्य देखोगे तो 50 साल पहले जो समाज था उसके बारे में आपको चित्रण मिलता है। ठीक है, तो जैसा समाज होता है वैसा ही लिटरेचर लिखा जाता है। तो लिटरेचर से हमें उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अभिलेखों से, क्योंकि आपको पता है अभिलेख लिखे जाते थे पत्थरों पे, शिलाओं पे, तांबे पे, ठीक है, धातुओं पे जो गोद कर, ठीक है, उस पर उत्कीर्ण किया जाता है। जैसे ये पत्थर पे देखो कुछ अभिलेख आपको लिखे दिख रहे हैं, इस प्रकार के कुछ अभिलेख मिले हैं। तो अभिलेखों से भी हमको समाज के कुछ ऐतिहासिक जो अभिनायक थे, जो हीरो होते थे, नायक होते थे उस समय में समाज के, उनकी झलक मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई राजा हुआ, उसने बहुत अच्छा काम करवाया, तो उस राजा के अभिलेख से हमें राजा के बारे में जानकारी मिल जाती है। इससे पहले वाला अगर आपने चैप्टर बहुत ध्यान से देखा हो तो हमने वहाँ पे अशोक के बारे में पढ़ा था, अशोक के अभिलेख मिले थे, अभिलेखों से अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, उसमें हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, अभिलेख जो होता है उस समय के जो शासक होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है। फिर प्रत्येक ग्रंथ, अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। अब ये जो पॉइंट है इसे बहुत गहराई से समझना है। कोई भी लिटरेचर हो, ठीक है, जो लिखा जाता है या कोई अभिलेख हो, वो किसी पर्टिकुलर समाज विशेष के नजरिए से लिखा जाता है। तो उससे हमें उस समाज का नजरिया क्या था, दृष्टिकोण क्या था, ये भी समझ में आ जाता है।
अतः हमको ये भी याद रखना जरूरी है कि ये जो ग्रंथ होते हैं ये ग्रंथ किसने लिखे हैं, ठीक है, और ग्रंथ जो है इसमें क्या लिखा गया है और किनके लिए जो है ये ग्रंथों की रचना की गई है। इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ है ये भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कौन सी भाषा का प्रयोग इन ग्रंथों में हुआ है इसका भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उस भाषा से भी हमें पता लगता है उस काल के बारे में, क्योंकि अलग अलग काल में अलग अलग भाषाएं होती थी, बोली जाती थी, तो इससे हमें पता लग जाता है। और इनका प्रचार प्रसार कैसे हुआ है ये भी हमको जानकारी मिल जाती है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं महाभारत ग्रंथ। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया ना, अभी तक ये केवल इंट्रो था, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है जो आपको मैं अब कराने वाला हूँ, महाभारत। तो महाभारत ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो समझते हैं पहले महाभारत को। देखिए महाभारत जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यानी इससे बड़ा महाकाव्य पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। महाभारत में अगर हम देखें तो इसमें 1 लाख से भी ज्यादा यानी 1 लाख, ठीक है, प्लस 1 लाख प्लस आपको इसमें श्लोक देखने को मिलते हैं। इसका पुराना नाम जो है जय संहिता है, आज के समय में जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। पहले इसको महाभारत नहीं बोला जाता था, पहले इसको जय संहिता बोला जाता था, यानी इसका नाम था जय संहिता, बाद में इसका नाम महाभारत पड़ा, ठीक है। ये भारत का सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। हमारा जो हमारे भारत में कई सारे ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा समृद्ध ग्रंथ है, और महाभारत जो है वो उस काल का, जिस काल का की महाभारत थी उस काल के बारे में हमें डिटेल में जानकारी देता है, ठीक है। और महाभारत ऐसा माना जाता है कि महाभारत की रचना जो है 1000 वर्ष तक होती रही, यानी इसका कोई एक रचयिता नहीं था, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा महाभारत को रचा गया था, और 1000 वर्ष तक इसकी रचना होती गई। इसमें कई सारी कहानियों को जोड़ा गया, कई सारे श्लोक को जोड़ा गया, तब जाके महाभारत बनती है, ठीक है। महाभारत से उस समय के जो समाज था उसकी स्थिति पता लगती है कि उस समय में समाज कैसा होता था, उस समय में समाज में कौन से नियम होते थे, कौन से रूल्स होते थे जिसको लोग फॉलो करते थे, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर महाभारत में शामिल जो कुछ कथाएं हैं तो इस काल से पहले भी जो प्रचलित होती थी, ठीक है, यानी कि महाभारत में कुछ ऐसी कथाएं हमको देखने को मिलती है जो कि, ठीक है, जो कि इस काल से पहले भी प्रचलित थी, यानी महाभारत के काल से पहले भी जो प्रचलित चीजें थी वो भी हमको महाभारत में देखने को मिलती है। महाभारत में 2 परिवारों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका चित्रण मिलता है, ठीक है। आप कौरव और पांडव के बीच में आपने पढ़ा ही होगा, या आपने टीवी वगैरह में महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा वहां पे महाभारत में क्या हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। अब समालोचना क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए समालोचना का मतलब होता है किसी भी बुक को या किसी भी ग्रंथ को अच्छे तरीके से देखना। अब देखने का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने महाभारत रख दी और आपने उसको बस देख लिया। देखने का मतलब है उसको पढ़ना, उसको समझना, उसके अर्थ को ग्रहण करना, ठीक है, कंपेयर करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। फिर पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से उस ग्रंथ का विश्लेषण करना, ठीक है, कोई भी किताब हो उसका विश्लेषण करना, उसको पढ़ना समझना, फिर, ठीक है, समीक्षा करनी होती है। इसमें हम देखते हैं कि क्या चीजें सही है गलत है। समीक्षा के साथ साथ क्वालिटी यानी कि गुण और दोष भी देखना है, यानी कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको भी देखा जाता है। ऑब्जर्वेशन होती है यानी कि निरीक्षण किया जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है, कि जिस समाज की, जिस काल की ये रचना है क्या उस काल में अन्य जो ग्रंथ होते हैं उसमें भी ऐसा ही बताया गया है या नहीं बताया गया, इसको भी देखा जाता है। तर्क करना और विचार करना, तर्क मतलब लॉजिक, ठीक है, कि जो भी उसमें बातें लिखी हुई है क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ऐसी इलॉजिक बात लिखी हुई हो जिसका कोई तुक ही नहीं बनता हो, ठीक है। विचार किया जाता है, तो ये सारी चीजें देखी जाती है समालोचना में। अब समालोचना में हमें ये याद रखना है कि महाभारत जो है, महाभारत एक ऐसी रचना है जिसका एक समालोचनात्मक संस्करण बनाया गया था। तो ये संस्करण बनाने की जिम्मेदारी किसने ली थी? ये संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था वी.एस. सुथांकर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, वी.एस. सुथांकर थे, ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने, इनके नेतृत्व में 1919 में एक बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें काम क्या करना था? इसमें पूरे देश में, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक जो भी मतलब आपको जो भी महाभारत की पांडुलिपि थी, ठीक है, चाहे वो संस्कृत में लिखी हो, तमिल में लिखी हो या फिर किसी भी भाषा में लिखी हो, उन सभी जो पांडुलिपियां थी, मैन्युस्क्रिप्ट थे, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना था, उसका मिलान करना था, उसको पढ़ना था, उसमें से कॉमन चीजें निकालनी थी, ठीक है। तो उसके तहत इन्होंने ये काम किया था। तो देखिए क्या होता है, अब अनेक विद्वान जो थे इन्होंने मिलकर एक महाभारत जो ग्रंथ है इसके समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की
जिम्मेदारी उठाई थी कि सभी मिलेंगे, जितनी भी पांडुलिपियां पूरे देश में है उन सबको उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी समीक्षा करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद उसका एक संस्करण यानी उसका एक अलग से संस्करण बनाया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो परियोजना थी, इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग लिपियों में लिखी गई जो महाभारत थी, ठीक है, उसकी जो संस्कृत पांडुलिपि थी इसको इकट्ठा किया गया, यानी अलग अलग लिपियों में लिखी गई जो महाभारत थी उसको भी लिया गया और संस्कृत की जो पांडुलिपियां जो भी मिली है उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया गया, ठीक है। फिर पांडुलिपि, अब मान लो खूब सारी पांडुलिपि पूरे देश में जो भी मिली सब एक जगह इकट्ठा कर ली। अब क्या करेंगे, पांडुलिपियों को अच्छे से पढ़ेंगे। पांडुलिपि क्या होता है पहले ये देख ले। पांडुलिपि मतलब होता है हाथ से लिखी हुई किताब, क्योंकि उस समय में छपाई नहीं होती थी तो हाथ से ही लिखी जाती थी, ठीक है। तो पांडुलिपि में पाए गए जो श्लोक हैं उन श्लोकों का अध्ययन करना है, यानी सभी श्लोकों का अध्ययन करना है। उन श्लोकों की तुलना का एक तरीका निकाला गया। तरीका क्या निकाला, विद्वानों ने ये कहा कि हम ऐसे श्लोक को चूज करेंगे, यानी ऐसे श्लोक को चुन लेंगे जो लगभग लगभग सभी पांडुलिपियों में उपलब्ध होंगे। यानी कि खूब सारी, मान लो 100 पांडुलिपि मिली, अब 100 की 100 पांडुलिपि में ऐसे श्लोक ढूंढेंगे विद्वान लोग जो सभी पांडुलिपि में कॉमन है, यानी सभी जगह पे अवेलेबल है, ठीक है, उनको फिर निकाला जाएगा। तो इन्होंने ये तरीका निकाला तुलना करने का। फिर इन्होंने क्या करा, इसका प्रकाशन करा, यानी इसको छपवाया या पब्लिश करा या फिर लिखा। हाथ से अगर बनती होगी पांडुलिपि उस समय में तो ऐसे ही करा होगा, ठीक है। तो इसका प्रकाशन करा यानी इसको पब्लिश करा। 13,000 पेज में अनेक ग्रंथ खंडों में ये बनाया गया था, ठीक है, यानी 13,000 पेज की एक बुक बनाई गई जो कई सारे पार्ट्स में थी, खंडों में थी, यानी कई सारे पार्ट्स में वो किताब थी। इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल लग गए। सोचो कितना बड़ा समय लग गया, 47 ईयर्स लग गए। और इस पूरी परियोजना के बाद दो बातें सामने आई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा कि ये जो महाभारत है इसका जो समालोचनात्मक संस्करण बनाया गया उसमें कितने वर्ष लगे, तो आपको बताना है 47 वर्ष लग गए थे। कितने हजार पेजों में ये ग्रंथ जो था पार्ट्स में लाया गया था, तो 13,000 पेज में, ठीक है। अब इसमें दो बातें सामने आई। क्या बात सामने आई, सबसे पहली बात ये सामने आई कि उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु तक जितनी भी पांडुलिपि मिली है सभी पांडुलिपि में समानता देखने को मिली है। यानी कि चाहे पूरे देश में नॉर्थ से लेके साउथ तक आपको जो भी पांडुलिपियां मिल रही है उसमें कुछ ना कुछ आपको समानता देखने को मिल रही है। तो ये पहली बात सामने आई। दूसरी बात कौन सी सामने आई, दूसरी बात सामने ये आई कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के जो प्रेषण में कई क्षेत्रीय भिन्नता भी नजर आई। यानी कि एक और चीज देखी गई कि क्षेत्रीय भिन्नता मिल रही है, यानी कि कुछ चीजें कॉमन है, समानता है, तो कुछ चीजों में आपको अंतर भी देखने को मिलेगा जो हर जगह बदल जाता है, नॉर्थ में अलग होगा, साउथ में अलग होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या करा, वो जो भेद थे यानी वो जो डिफरेंस था, वो जो अलग जो चीजें थी उसका संकलन जो था मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिशिष्ट के रूप में इन्होंने किया। 13,000 पेज में से आधे से अधिक में इन्हीं जो ये भेद थे इसकी जानकारी जो थी ये निकाली गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में चलते हैं, बंधुता एवं विवाह, इसको समझते हैं। बंधुता एवं विवाह यानी विवाह के भी कुछ नियम वगैरह होते थे, इन सब चीजों को हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परिवार। हम सभी किसी परिवार से संबंधित हैं, परिवार में रहते हैं, तो ये परिवार क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, परिवार जो होता है ना, जो फैमिली होती है, ये एक महत्वपूर्ण संस्था होती है समाज की, ठीक है। समाज में एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसको हम परिवार कहते हैं। संस्कृत ग्रंथों में परिवार शब्द के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको कुल कहा जाता है, ठीक है, यानी कुल का मतलब भी परिवार होता है, संस्कृत में ये शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सभी परिवार जो हैं वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग परिवारों में देखें तो उनकी सदस्यों की संख्या भी अलग होती है। जैसे मान लो मेरे परिवार में 4 मेंबर हैं, हो सकता है आपके परिवार में 6 मेंबर हो सकता है किसी और के परिवार में 10 मेंबर हो, ठीक है। तो परिवारों की जो सदस्य संख्या होती है वो अलग अलग होती है और एक दूसरे से रिश्ता जो होता है, क्रियाकलाप या फिर अन्य चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है मेरा परिवार कोई और काम करता हो, आपका परिवार कोई और काम करता हो, किसी और का परिवार कोई और काम करता हो, तो क्रियाकलाप भी सबके अलग हो सकते हैं, मेंबर्स की संख्या भी अलग हो सकता है, रिलेशन भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है। एक ही परिवार के लोग जो होते हैं भोजन को और अन्य संसाधनों को आपस में बांटकर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब हम एक परिवार में रहते हैं, एक साथ रहते हैं तो जो भी संसाधन होते हैं उन सभी संसाधनों को हम क्या करते हैं, एक साथ बांटकर इस्तेमाल करते हैं। लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक साथ रहते हैं। परिवार जो है एक बड़े समूह का हिस्सा था और
इन्हें संबंधी कहा जाता था, क्योंकि देखो परिवार में, अब मैंने परिवार का कहा, मैंने माँ बाप बच्चे, ठीक है, दादा दादी चाचा चाची, इस तरीके से परिवार बोला है। परिवार बहुत बड़ा होता है, अब उनके भी अलग अलग रिलेशन होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं, जो कहते हैं ना दूर के रिश्तेदार है। यानी जैसे मान लो मैं कहूंगा मेरी नानी का भाई, अब मेरी नानी है, मेरा उनसे रिलेशन है, फिर नानी के भाई, फिर उनकी भी कोई वाइफ होगी, उनके कुछ बच्चे होंगे, अब इतनी दूर का जो रिश्ता होगा इसको क्या कहा जाएगा, उसको संबंधी कहा जाएगा, ठीक है। तो परिवार के जो दूर के मेंबर होते हैं उनको संबंधी कहा जाता है। और इनके लिए जाति समूह शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है कि एक ही जाति के हैं, एक ही समूह के हैं, ठीक है, एक ही कुल के हैं, एक ही परिवार के हैं। कुछ परिवारों में चचेरे मौसेरे भाई जो होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो कजन होते हैं, उनमें भी खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन सभी परिवारों में नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन सभी समाज में ऐसा नहीं था। कहने का मतलब है कि कुछ परिवार ऐसे होते थे जहां पे ऐसा माना जाता था कि जो हमारे कजन होते हैं, जो चचेरे मौसेरे भाई बहन होते हैं, उनसे हमारा खून का रिश्ता होता है। लेकिन कुछ परिवारों में ऐसा नहीं भी माना जाता था, अलग अलग हर परिवार के रूल्स होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं पितृवंशिक व्यवस्था। आप सभी पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं, ये इसको पैट्रियार्की या फिर पितृसत्तात्मक समाज भी कहा जाता है। अब ये पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ये समझिए। देखिए, ये है पिता, ठीक है, और ये है पुत्र, यानी पिता की संपत्ति पुत्र को ट्रांसफर हो जाए तो इसको पितृसत्तात्मक या पितृवंशिक कहा जाता है। तो देखिए, पिता की मृत्यु के बाद जो पिता की जो भी संपत्ति है, जो भी उसके पास संसाधन है, ठीक है, वो सभी किसको मिल जाएंगे, उसके बेटे को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो उसके एक से ज़्यादा बेटे हैं तो उसके बेटों में बट जाएगी। तो ये चीज़ें, ये जो व्यवस्था चली आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पितृवंशिक व्यवस्था या पितृसत्तात्मक व्यवस्था। इसमें चाहे घर हो, चाहे कोई राजपाट हो, ठीक है, कोई कोई भी मतलब जमीन जायदाद हो या कोई संपत्ति हो, ठीक है, घर बगीचा खेत खेत खलियान जो भी उसके पास था पिता के पास, वो सब कुछ उसके बच्चे पे चला जाता है। आपने देखा होगा पहले जो राजा होते थे, ठीक है, राजा के बाद उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनता था, उसको राजा बना दिया जाता था, उसके बाद उसका पुत्र राजा बना दिया जाता था, तो ऐसे भी चलता था, ठीक है। तो ये पितृवंशिक व्यवस्था होती है। पितृवंशिकता जो है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि पुरुष के हाथ में ही सब कुछ जाता है, ठीक है। इस परंपरा में जो घर का मुखिया होता है ना, वो भी पुरुष होता है और उसके पास ही शक्ति ज्यादा होती है, संसाधन ज्यादा होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। पितृवंशिकता में पुत्र जो होता है वो अपनी पिता की मृत्यु के बाद पिता की जो संपत्ति होती है, संसाधन होते हैं, उसके जो सिंहासन है उस पर अधिकार जमा सकते हैं, क्योंकि पिता के बाद सब कुछ पुत्र को मिल जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ज्यादातर जो राजवंश होता था उसमें भी यही प्रणाली चलती थी, ठीक है। यानी कि जो राजा होता था बाद में उसका पुत्र जो था वो सत्ता संभालता था। मान लो अगर किसी राजा को कोई पुत्र ना हो तो वो अपने भाई को या अपने किसी अन्य परिवार वाले को, किसी बंधु को अपना उत्तराधिकारी बना सकता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो। आगे चलते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री को भी सत्ता दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। काफी कम जगह पे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण आपको मिलता है महाभारत ग्रंथ में। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को नहीं ले रहा हूँ, आगे डिटेल में ये टॉपिक बहुत ज्यादा पढ़ना ही है अपने को। अब बात करते हैं महाभारत के युद्ध की, ठीक है। आपने सीरियल देखा होगा महाभारत, तो ये वहीं की बात है, तो महाभारत को समझते हैं। तो महाभारत जो है ना, इसमें दो परिवारों का वर्णन है जिनके बीच में युद्ध होता है, लड़ाई को दिखाया जाता है। एक तरफ होते हैं कौरव वर्सेस पांडव, यानी कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ था वो सारी चीजें आपको महाभारत में देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी अन्य चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। उस समय का समाज क्या था, नियम क्या थे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो महाभारत के युद्ध को समझते हैं। कुरु वंश एक जनपद पर शासन करता था। भूमि और सत्ता को लेकर, ठीक है, किस चीज को लेकर विवाद था, जमीन को लेकर और सत्ता को लेकर जो कौरव थे और जो पांडव थे इनके बीच में विवाद था, जिस कारण से इनके बीच में युद्ध हुआ था। पांडव जो थे वो जीत जाते हैं, इसके बाद जो पितृवंशिक उत्तराधिकार था उसको घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, महाभारत याद रखना है। नेक्स्ट है विवाह पद्धति। अब देखो, शादी जो होती है घर में, शादी के ना सबके अपने अलग रूल्स होते हैं, हर परिवार के अपने अलग नियम होते हैं। अब जैसे हमारे जो परिवार होगा उसमें एक अलग नियम होगा, आपके परिवारों में अलग नियम होगा, तो विवाह की पद्धतियां जो होती थी वो अलग अलग होती थी। तो विवाह को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहिर्विवाह, ठीक है। बहिर्विवाह का मतलब होता है
अपना जो गोत्र होता है गोत्र से बाहर विवाह करना। ठीक है, जब शादी होती है, जब आपकी शादी होगी तब आपकी जो कुंडली वगैरह मिलाई जाएगी तो उसमें जो पंडित जी होते हैं वो देखते हैं, गोत्र देखते हैं। ठीक है, गोत्र से बाहर करने का जो विवाह प्रथा है इसको सही माना जाता है, इसको बहिर्विवाह कहा जाता है। लेकिन एक प्रथा और थी, कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अंतर विवाह कर लेते थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसमें एक ही गोत्र के कुछ लोग होते हैं या एक ही जाति या एक ही स्थान पे रहने बसने वाले लोग होते हैं, वो आपस में विवाह संबंध करते हैं। ठीक है, ये अंतर विवाह तो समाज में दोनों ही प्रचलन में था, लेकिन गोत्र से बाहर विवाह करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुपति प्रथा, नाम से ही आपको पता लग रहा है बहुपति प्रथा यानी बहुत सारे पति, यानी एक ऐसी महिला जो एक से अधिक पतियों को रखती हो, उनसे एक से अधिक व्यक्तियों से शादी करती हो। ठीक है, जिसके एक से अधिक पति हो, इसको हम कहते हैं बहुपति प्रथा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर दूसरा है बहुपत्नी प्रथा। इसमें भी आपको नाम से पता लग रहा है, यानी जिसकी एक से अधिक पत्नी हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक से ज्यादा पत्नियां हो तो इसको बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। ठीक है, फिर विवाह के नियम होते थे, तो ये तो विवाह के प्रकार बता दिया, अंतर विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी, ये वो दुनिया भर के विवाह होते हैं। अब विवाह के कुछ नियम को भी देख लेते हैं। तो देखिए, पितृवंश समाज जो होता था, पितृवंशिक समाज जो होता था, इसमें पुत्री को पिता के संसाधनों पे कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है, बेटी कहते हैं ना, बेटी पराया धन है, ये यही मतलब था कि बेटी को एक दिन चला जाना है। ठीक है, वो अपने ससुराल चली जाएगी और उसको संपत्ति पे अधिकार नहीं दिया जाता था। उचित समय पे यानी सही समय पे सही व्यक्ति के साथ उसका विवाह करा दिया जाता था। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था पिता का। पिता जो हैं उनका कर्तव्य होता था कि वो सही समय पे अपनी बेटी का एक सही व्यक्ति के साथ क्या करा दें, शादी करा दें। ठीक है, विवाह करा दें। तो ये कुछ विवाह के नियम है, आगे और देखते हैं। अब कन्यादान, कन्यादान मतलब है कि विवाह के समय जो कन्या होती थी उसको भेंट में कुछ उपहार वगैरह दिए जाते थे। ठीक है, एक पिता का सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य होता था उसमें कन्यादान सबसे महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, नए नगरों के विकास के साथ आरंभिक विश्वास और व्यवहार में बदलाव आया। अब नए नए नगर बन रहे थे, नए नए नगर बस रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के व्यवहार में बदलाव आने लगा था, जिसके चलते जो ब्राह्मण लेखक थे इनके द्वारा कुछ आचार संहिताएं बनाई गई। ठीक है, अब ये आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता का मतलब होता है रूल्स। ठीक है, नियम, यानी कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए ब्राह्मणों के द्वारा जिसका पालन समाज में सभी को करना होता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन सब में महत्वपूर्ण जो थी वो मनुस्मृति थी, जो कि 200 बीसी से 200 एडी यानी 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक इसकी रचना हुई थी। ठीक है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो था, इसमें विवाह के टोटल 8 प्रकार बताए हैं, यानी 8 प्रकार के टोटल विवाह होते हैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार, जिसमें से शुरू के 4 विवाह जो हैं वो तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बाद के 4 विवाह जो हैं वो कि गंदे माने जाते हैं, बेकार माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि शुरू के 4 जो विवाह हैं वो उत्तम माने जाते हैं, बाकी जो हैं वो निंदित माने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। स्त्री का गोत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब शादी की जाती है तो गोत्र देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, गोत्र जो है एक प्राचीन ब्राह्मणीय पद्धति है। इसका मतलब क्या होता है? इसका प्रचलन लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था, और इसके तहत लोगों को गोत्र में बांट दिया गया था, और हर गोत्र किसी जो वैदिक ऋषि होता है उसके नाम पे होता है। ठीक है, आपका भी कोई ना कोई गोत्र होगा। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था, और उस गोत्र के सदस्य को उस ऋषि का वंशज माना जाता था। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा गोत्र जो है वो कश्यप है, तो हम क्या है, हम जैसे इन ऋषि के वंशज माने जाते हैं। तो आपका हो सकता है कोई दूसरे ऋषि के वंशज हो आप, तो इस तरीके से माना जाता है। अब गोत्र के नियम होते थे। गोत्र के नियम क्या होते थे कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र लगाना पड़ता था, यानी जब लड़की का विवाह हो जाएगा तो पिता का गोत्र वो छोड़ देगी और पति का गोत्र उसको अपनाना पड़ेगा। एक तो ये नियम था। फिर क्या था, एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जब भी विवाह कराया जाता है, शादी कराई जाती है, तो जब पंडित जन्म कुंडली वगैरह मिलाते हैं, गोत्र वगैरह मिलाते हैं, तो वही इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों का गोत्र जो है वो सेम निकल जाए। सेम गोत्र अगर होता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, विवाह नहीं होता है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, आज के समय में ये सारी चीज़ें फॉलो उतनी ज़्यादा नहीं की जाती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सेम गोत्र में भी लोग शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगला टॉपिक है हमारा, क्या इन नियमों का अनुसरण सभी करते थे? यानी कि जो ब्राह्मणों के नियम थे, जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में लिखे हुए जो नियम थे, क्या उसका पालन सभी जगह होता था या नहीं होता था? ठीक है,
तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा बिल्कुल सिंपल आंसर, सभी जगह इसका पालन नहीं होता था। कुछ जगह पे कुछ लोग इसका पालन करते भी थे, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका पालन नहीं करते थे। अब हम समझेंगे इसको कुछ उदाहरण से, ठीक है। देखते हैं कौन कौन करते थे और कौन नहीं पालन करते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सातवाहन शासकों की। जो सातवाहन शासक हैं, इनके जो अभिलेख हैं, इसका अध्ययन करने के बाद जो इतिहासकार हैं यानी जो हिस्टोरियन है, उन्होंने ये साबित किया है कि ये शासक यानी कि जो सातवाहन शासक थे, ये ब्राह्मण गोत्र का जो गोत्र व्यवस्था थी इसका पालन नहीं करते थे। अब गोत्र व्यवस्था हमने पहले ही पढ़ा हुआ है क्या होता था गोत्र व्यवस्था, इसमें जब विवाह किया जाता था तो जो लड़की होती थी यानी जो महिला होती थी, तो स्त्री जो होती थी उसको अपना गोत्र छोड़ देना, मतलब अपने पिता का गोत्र छोड़ देना होता था और बल्कि अपने पति का गोत्र धारण करना होता था, ये हमने पढ़ा था। तो ये नियम का पालन ये लोग यानी कि सातवाहन लोग नहीं करते थे, ठीक है। और गोत्र का एक और नियम होता था कि अपने ही गोत्र में यानी सेम गोत्र में विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं जो इतिहासकार हैं, उन्होंने सातवाहन जो राजा थे, इससे विवाह करने वाली जो उनकी पत्नी थी, इनके नामों का विश्लेषण किया, ठीक है। उनके नामों को एनालाइज करा, उनकी पत्नियों का, यानी जो सातवाहन राजा थे उनकी जो पत्नी थी उनके नामों को एनालाइज किया, तो उनको पता लगा कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्र से उद्भव थे, जो कि उनके पिता का गोत्र था ठीक है। यानी कि इनकी पत्नियों के नाम जो थे वो या तो गौतम ऋषि या फिर जो वशिष्ठ ऋषि थे, इनके नामों से निकले थे, ठीक है, जो इनके पिता का गोत्र होता था। अब धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या कहते हैं कि विवाह के बाद जो स्त्री होती है वो अपने पिता का गोत्र छोड़ देती है और पति के गोत्र को अपनाती है, यही तो हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने पिता का ही गोत्र धारण रखा। इससे ये पता लगता है कि ये जो थी महिलाएं जो थी, इनकी जो पत्नियां थी, वो इन नियमों का पालन नहीं करती थी, ठीक है। तो ये विवाह के बाद भी अपने पति के गोत्र को नहीं अपनाती थी, ठीक है, यानी पिता का गोत्र ही रखती थी। तो इससे साबित हो जाता है कि इन नियमों का पालन हर जगह नहीं होता था, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए कुछ रानियां जो होती थी वो एक ही गोत्र से थी, यानी सेम गोत्र से, जो कि बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के खिलाफ था। बहिर्विवाह पद्धति क्या कहती है, बहिर्विवाह पद्धति ये कहती है कि हमको कभी भी अपने गोत्र में यानी सेम गोत्र में शादी नहीं करनी, हमेशा शादी जो करनी होती है वो किसी अन्य गोत्र में करनी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देखते हो कि एक ही गोत्र की कई रानियां थी, तो यानी कि सेम गोत्र में ये शादी कर लेते थे। फिर दक्षिण भारत में आओगे तो कुछ समुदाय में अंतर विवाह पद्धति भी अपनाई गई, ठीक है, यानी कि अपने रिश्तेदारों में अपने घर में ही हो जाती है। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चचेरी बहन या मामा की लड़की से इस तरीके से शादी कर लेते हैं, जो कि मतलब सही नहीं माना जाता है वैसे, लेकिन कुछ जगह पे इसको सही भी माना जाता है। तो ऐसा साउथ में होता था, जहाँ पे चचेरे ममेरे भाई बहन भी जो होते थे वो क्या करते थे, ठीक है, आपस में विवाह कर लेते थे कई जगह पे। तो उससे पता लगता है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में नियमों को मानने में भिन्नताएं थी, यानी पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में ये जो नियम होते थे इसको अलग अलग तरीके से माना जाता था। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग इसको नहीं मानते थे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। फिर माताओं का महत्व, क्या माताएं इंपॉर्टेंट होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सातवाहन राजा जो थे ना, इनमें माताएं महत्वपूर्ण होती थी, पर समाज जो था वो पितृवंशिक था। समाज यानी पितृवंशिक था, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसके पुत्र को, इस तरीके से व्यवस्था चल रही थी। लेकिन माताएं जो थी सातवाहन राजाओं में महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि कुछ राजा हैं जिन्होंने माता के नाम पर राज्य चलाए हैं, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, यानी अपनी माता के नाम से शासन चला रहा है। ज्यादातर आप देखोगे पितृसत्तात्मक समाज में कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि माता के नाम से कोई शासन चलाए या माता के नाम को लेकर चले, पिता हमेशा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे माता के नाम से भी शासन चलाया, इससे पता लगता है कि इनके लिए माताएं जो होती थी वो क्या होती थी, महत्वपूर्ण होती थी, ठीक है। समाज में भिन्नताएं यानी समाज में विषमताएं होती थी। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम बनाए हुए थे, ठीक है। 4 वर्ण थे, जिसमें आपका ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, 4 वर्ण होते थे और सभी के लिए एक आदर्श जीविका होती थी। जीविका का मतलब है कि अपने गुजारे के लिए सभी लोग काम करते थे, वो पहले से लिखित में था। तो कौन सा व्यक्ति क्या काम कर सकता था इसको देखते हैं। जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण
के लिए आदर्श जीविका क्या होती थी, ये लोग अध्ययन करते थे, ठीक है, वेदों को पढ़ते थे, वेदों की शिक्षा देते थे, यज्ञ करने का काम करते थे, यज्ञ करना, यज्ञ को करवाना, दान भी देना, दान लेना, ये सारे काम जो होते थे किसके होते थे, ब्राह्मण के होते थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय जो होते थे, इस कहा जाता था क्षत्रिय जो है वो राज करने का काम करते हैं, यानी राजा जो है वो क्षत्रिय होंगे, तो ये शासन करते थे, ठीक है, युद्ध करना इनका काम होता था, अपने लोगों की सुरक्षा करना इनका काम होता था, ठीक है, न्याय प्रदान करना इनका काम होता था, ये वेद भी पढ़ते थे, यज्ञ करवाते थे और दान दक्षिणा दिया करते थे, ठीक है, राजा दान देते थे, जमीनें दान देते थे, यज्ञ करवाया करते थे, तो ये क्षत्रियों के काम होते हैं। तो ब्राह्मणों के क्या काम है आपको क्लियर हो गए, क्षत्रियों के क्या काम है आपको क्लियर हो गए। अब बात करते हैं वैश्य की, फिर बात करेंगे शूद्र की, ठीक है। तो वैश्य जो होते थे ये बिजनेस वगैरह करते थे, ठीक है, ये खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे, गौपालन भी करते थे, गाय वगैरह पालना, पशुओं को पालना, ठीक है, ये काम वैश्यों का होता था। अब बात करते हैं शूद्र की, जो कि सबसे अंतिम होते हैं। इनका काम क्या होता था, ऐसा माना जाता था कि तीनों वर्णों की, यानी ये जो हमने 3 वर्ण पढ़ा है, इन तीनों वर्णों की जो सेवा करना है ये इनका काम होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता था। तो ये क्या है, ये आदर्श जीविका है जो कि चारों वर्णों के लिए पहले से निर्धारित थी और ये लोग यही काम करते थे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इस रूल को हर जगह फॉलो किया जाता हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्षत्रिय जो है वो राजा होते थे, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि कई ऐसे राजा भी हुए जो कि क्षत्रिय नहीं थे, कुछ ब्राह्मण थे तो भी राजा बन गए, ठीक है, कुछ निचली कास्ट के थे, वैश्य या शूद्र में से रहते वो भी बन गए थे, तो कोई भी बन सकता था, ऐसा कोई इतना कंपलसरी भी नहीं था, लेकिन कुछ जगह पे इसको माना जाता था, कुछ जगह पे इसको नहीं माना जाता था, ठीक है। देखिए, ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था की उत्पत्ति दैवीय व्यवस्था मानते थे। ब्राह्मण जो है वो वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है उसको दैवीय व्यवस्था मानते थे, यानी ईश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था है ये, ठीक है। ब्राह्मण जो शासक थे उनको ये उपदेश देते थे, शासकों को उपदेश देते थे कि शासक इस व्यवस्था के नियमों का पालन राज्यों में करवाएं, ठीक है। जो ब्राह्मण शासक थे वो क्या उपदेश देते थे कि राजा जो है यानी जो शासक है वो जो ये वर्ण व्यवस्था है इसका पालन करवाएं, ठीक है, ये नियमों का पालन करवाएं। ब्राह्मणों ने लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो जन्म पे आधारित है, ठीक है, आपका जन्म किस वर्ण में हो रहा है ये महत्वपूर्ण माना जाता था उस समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सदैव क्षत्रिय राजा होते थे, यानी क्षत्रिय ही हमेशा राजा होते थे। तो देखिए, शास्त्र और अगर हम धर्म सूत्रों या धर्म शास्त्रों की बात करें तो वो तो यही कहते हैं कि भाई ब्राह्मण का काम ये है, क्षत्रिय का काम ये है, वैश्य का ये है, शूद्र का ये है, यानी उनके अकॉर्डिंग तो क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, ठीक है। लेकिन असली में अगर हम देखें, रियलिटी में हम देखें तो कई ऐसे शासक हुए हैं जो कि राजा तो थे लेकिन वो क्षत्रिय नहीं थे। आगे हम कुछ एग्जाम्पल से भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय जो थे वो ही राजा हो सकते थे, लेकिन सच्चाई में अगर हम देखें तो कई शासक ऐसे रहे हैं जो कि क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी वो राजा थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे राजा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं। आपको पता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, किसकी सहायता से की थी, चाणक्य की सहायता से की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे, यानी बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है ना वो इनको क्षत्रिय नहीं मानते, ये तो कहते हैं कि ये निम्न कुल के थे, यानी निचले कुल में से थे, ठीक है, इनको क्षत्रिय नहीं माना गया है। तो ये एक आपके सामने एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे शुंग हो गए, कण्व हो गए, ये मौर्य के बाद के जो उत्तराधिकारी थे ये ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मण होके भी इन्होंने क्या करा, शासन किया है, राजा रहे हैं। अगर हम शक शासकों की बात करें जो कि आप मध्य एशिया से देखोगे, मध्य एशिया से ये लोग आए थे जो शक होते थे, ठीक है, ये भी राजा बने हैं। क्या ये क्षत्रिय थे, तो ये भी क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या होते थे, शासक बने हैं। ये बर्बर होते थे और विदेशी थे। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। एक बार ना आप सातवाहन जो एम्पायर है ये देख लो कि सातवाहन जो शासक है ये थे कहाँ पे। आप एक बार मैप को ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो एरिया है जो ये अलग से कलर किया हुआ है, यहाँ पे सातवाहन शासक होते थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में कभी कभी हो सकता है मैप में भी पूछ लें आपसे। अब बात करते हैं सातवाहन शासकों की। सातवाहन शासक जो थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है,
ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताया था, यानी कि ये जो गौतमी पुत्र था जो कि सातवाहन राजा था, इसने आपको अनूठा ब्राह्मण बताया था, यानी अनूठा ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण यहाँ पे भी कह रहा है, तो यहाँ पे अब ये राजा है ना, लेकिन ये तो अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है हमेशा क्षत्रिय ही राजा रहा हो, ठीक है। तो ये अपने आप को क्षत्रियों का हनन करने वाला बताता है, यानी इसने बताया कि ये क्षत्रियों का नाश करने वाला है, हनन करने वाला है, ठीक है। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। ये 4 वर्णों की जो मर्यादा है उसको बनाए रखने का दावा करते थे, लेकिन अंतर विवाह पद्धति का भी पालन करते थे। इस प्रकार ये साबित होता है कि सदैव क्षत्रिय राजा नहीं होते थे। पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। जो राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता था, जो पावरफुल था, जिसके पास ताकत थी, जिसके पास समर्थन था, जिसके पास संसाधन था, जो संसाधन जुटा सकता था, समर्थन जुटा सकता था, ठीक है, वो शासक बन सकता था। जाति और सामाजिक गतिशीलता, जातियां जो थी वो जन्म पे आधारित होती थी। वर्ण की संख्या जो थी वो 4 थी, लेकिन जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती थी, ठीक है। वर्ण जो थे वो 4 ही थे, लेकिन जातियों की कोई भी निश्चित संख्या नहीं थी। जाति कितनी भी हो सकती थी, और जाति जन्म पे आधारित होती थी। एक बार कोई किसी जाति में जन्म ले ले तो अपनी जाति को बदल नहीं सकता था, वो लाइफ टाइम उसी जाति का रहेगा, ठीक है। उसके बच्चे जो होंगे वो भी उसी जाति के रहेंगे, उसके बच्चे जो होंगे वो भी उसी जाति के रहेंगे, जाति नहीं बदली जा सकती है। जब ब्राह्मण व्यवस्था यानी जो वर्ण व्यवस्था है, इसका कुछ नए समुदाय से आमना सामना हुआ जिनको चारों वर्णों की व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता था, तो उनको जातियों में बांट दिया गया। यानी कि वर्ण तो पहले से वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, लेकिन जब ब्राह्मणों का सामना होता है नए समुदायों से जिनको वो बिल्कुल नहीं जानते, हो सकते हैं वो विदेशी हों, बाहर के हों या जंगलों में रहने वाले हों, तो ऐसे में उन्होंने क्या करा, उनको जातियों में बांट दिया। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है निषाद, सुवर्णकर, ये कुछ मतलब ऐसी जाति के लोग हैं जो जीविका के लिए एक ही जैसे कार्य करते थे, ठीक है। इनके काम जो होते थे वो एक जैसे होते थे, लेकिन इनको जातियों में बांट दिया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। उपमहाद्वीप जो था वो विविधता से भरा हुआ था, वैरायटी बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पे ऐसे समुदाय भी रहा करते थे जो ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते थे, यानी जंगलों वगैरह में आप जाके देखोगे कई जगह पे, तो ऐसे भी समुदाय मिलेंगे जो इस व्यवस्था को नहीं मानते थे। संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदायों को विचित्र कहा गया है, असभ्य माना गया है, बर्बर माना गया है, जंगली भी बोला जाता है इनको, इस तरीके से चित्रित किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यानी कि कुछ समुदाय ऐसे थे जो ब्राह्मणी व्यवस्था को नहीं मानते थे, इनको विचित्र असभ्य भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, जो जंगल में बसने वाले लोग थे, जो शिकार करते थे, कंदमूल खाते थे, कंदमूल को इकट्ठा करते थे, ठीक है, ऐसे लोग जो थे, जो निषाद वर्ग से आते थे। जो एकलव्य है, एकलव्य भी जो था वो ऐसे ही समुदाय से था। एकलव्य की स्टोरी आपने सुनी होगी, ठीक है, वो भी इसी समुदाय से था। नेक्स्ट है हमारा यायावार पशुपालक। यायावार जो पशुपालक थे, यायावार का मतलब होता है जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसे पशुपालक जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं बंजारों की तरह। तो ऐसे पशुपालक जो थे इनको भी ऐसे ही समझा जाता था। ये लोग संस्कृत भाषी नहीं थे, ठीक है। उन्हें मलेच्छ कहकर हीन दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि इनको गंदा माना जाता था, मलेच्छ माना जाता था, और बहुत ही गंदी नजरों से देखा जाता था, मतलब घृणित नजरों से देखा जाता था, आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। चार वर्णों के परे अधीनता। ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ग ने कुछ लोगों को, ठीक है, वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से बाहर का माना था। ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया था, यानी कुछ ऐसे वर्ग थे जिसको उन्होंने बोला कि वो वर्ण व्यवस्था के बाहर है, ना तो वो ब्राह्मण वर्ण में रह सकते हैं, ना ही वो क्षत्रिय है, ना ही वो वैश्य है, ना ही वो शूद्र है, ठीक है। समाज 4 हिस्सों में बटा था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो इन चारों से अलग थे, ठीक है, उनको इन्होंने अस्पृश्य माना। अस्पृश्य मतलब जिसको छुआ भी ना जाए, जिसको छूना भी बहुत गलत माना जाता हो, ऐसा इन्होंने माना था। ब्राह्मण ऐसा मानते थे कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि पवित्र होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि दूषित होते हैं। पवित्र काम क्या होते हैं, जैसे मान लो यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, वेदों की पढ़ाई करना, ठीक है, ये तो काम है, ये पवित्र माने जाते हैं। लेकिन कुछ काम है जो गंदे माने जाते हैं, जैसे जानवरों की खाल निकालना, यानी चमड़े से रिलेटेड जो काम होता है, जो लाशें होती है, लाशों को उठाना या अंतिम संस्कार करना, जलाना वगैरह, ये सारे जो काम होते हैं ये गंदे काम माने जाते थे, दूषित माने जाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं चांडाल। चांडाल वाला एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। चांडाल कौन थे, क्या करते थे, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, चांडाल जो थे
ये एक ऐसा समुदाय था जो मरे हुए जानवरों को छूते थे, उनको चांडाल कहा जाता था। ठीक है, ये बहुत ही मतलब घृणित नजरों से इनको देखा जाता था। चांडाल को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर में रखा था, सबसे बेकार स्थिति होती थी इनकी। ब्राह्मण जो थे वो चांडालों को छूते भी नहीं थे। ठीक है, उनको छूना देखना भी अपवित्र मानते थे, यानी अगर दिख भी जाए तो अपवित्र मानते थे। चांडालों की स्थिति के बारे में मनुस्मृति में भी जिक्र हो रखा है। चांडाल जो थे ये गांव के बाहर रहते थे, क्योंकि गांव में रहने की इजाजत नहीं होती थी, गांव के बाहर इनके अलग से घर होते थे। ठीक है, उसमें रहते थे ये लोग जो फेंके हुए बर्तन होते थे उसका इस्तेमाल करते थे। जो लोग बर्तन फेंक देते थे उसको ये यूज करते थे। लोहे के आभूषण पहनते थे ये लोग। ठीक है, लोहे के आभूषण पहनते थे, और जो मरे हुए लोग हैं उनके कपड़े ये पहन लिया करते थे। रात में गांव और नगर में इनको चलने की परमिशन नहीं थी, रात में चल नहीं सकते थे। ठीक है, मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करना पड़ता था इनको, ये इनके काम होते थे। तो ये चांडालों के बारे में आपको मनुस्मृति में मिलते हैं। अब चांडालों के बारे में अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक चाइना का एक बौद्ध भिक्षु था जो कि भारत में आया हुआ था। ठीक है, यानी चीनी बौद्ध भिक्षु था लेकिन भारत में आया हुआ था। उसका नाम था फासियेन। क्या नाम था? फासियेन। ठीक है, फासियन जो है उसके अकॉर्डिंग अस्पृश्य लोगों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था, जिससे अन्य लोगों ने उनको देखने से बच जाएं। कहने का मतलब है जो अस्पृश्य लोग हैं, जिनको घृणित माना जाता है, जिनको छुआ नहीं जाता है, जब वो सड़क पे चलते थे तो करताल बजाते थे। करताल बजाने से क्या होगा, बाकी लोग जो है वो सुन लेंगे, उनको पता लग जाएगा कि भाई वो व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, ताकि वो उसको ना देखें, इसलिए वो बच जाएं। ठीक है, इस तरीके से ये माना जाता था। चीनी यात्री एक है स्वेन तांग। ठीक है, इसने क्या कहा है, ये कहता है कि वधिक और सफाई करने वाले जो लोग होते थे वो शहर के बाहर रहते थे, यानी जो निचले काम करने वाले लोग होते हैं वो शहर के बाहर रहते हैं, शहरों में नहीं रहते थे। अब संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं। संपत्ति का अधिकार क्या पुरुषों को था या महिलाओं को था, या कितना था, इसको समझते हैं। तो संपत्ति जो है ना, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के जो अधिकार थे वो अलग अलग थे, यानी भिन्न थे। ठीक है, लैंगिक आधार पे कहीं ना कहीं यहाँ पे भेदभाव दिखता है आपको। अब बात करते हैं मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति ये कहती है कि पिता की जो जायदाद होती है उसका माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बांट दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र जो है वो विशेष भाग का अधिकारी होता है। कहने का मतलब देखिए, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके 4 बेटे हैं। अब उसकी जब मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तो जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, मान लो उसका पहले नंबर का जो बच्चा है वो सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ है, ये सबसे बड़ा है, बाकी उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से। तो जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तो संपत्ति को चारों को दे दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, लेकिन जो बड़ा होगा उसको कुछ विशेष भाग दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा मनुस्मृति बताती है। पिता की संपत्ति पर जो स्त्री होती थी उसकी हिस्सेदारी नहीं होती थी, वो उस पर कोई डिमांड नहीं कर सकती थी। ठीक है, बच्चों लड़कों को ही मिलता था। विवाह के समय जो उपहार मिलते थे उन पर स्त्री का अधिकार होता था। अब मान लो लड़का लड़की की शादी हो रही है तो लड़की को क्या होता है, विवाह में गिफ्ट मिलते हैं। अब लड़की को जो भी गिफ्ट मिलता है वो स्त्री धन कहलाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, स्त्री धन। अब स्त्री धन पे जो स्त्री होती है, जो महिला होती है, उसका अधिकार होता है। अब स्त्री चाहे तो उसको जैसे मर्जी यूज कर सकती है। ठीक है, वो उसकी संपत्ति मानी जाएगी। इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा के खिलाफ, यानी छुपकर गुप्त रूप से धन संचय करना, यानी अपने पति से बिना बताए चुपके से पैसे चुरा चुरा कर जमा करना, आप कह लो, या धन को इकट्ठा करना, ये चीज़ ना मनुस्मृति में अलाउ नहीं थी, सही नहीं माना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके लिए चेतावनी दी गई थी कि आपको पैसा इकट्ठा नहीं करना है। कुछ साक्ष्य प्रभावती गुप्त से रिलेटेड भी हमको मिले हैं, जिससे हमको पता लगता है कि प्रभावती गुप्त जो है ये संसाधनों पे अधिकार रखती थी। अब प्रभावती गुप्त, अभी हमने पढ़ा कि महिला को तो अधिकार ही नहीं था, तो यहाँ पे इसको अधिकार कैसे मिल गया? तो आप ये कह सकते हो भाई ये क्यों मिल सकता है अधिकार, क्योंकि ये कोई आम महिला नहीं थी। ठीक है, ये एक रानी थी। तो ऐसे कुछ परिवारों में हो सकता था, लेकिन सामान्यतः जमीन, पशु और धन जो होते थे उस पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। अब बात करते हैं वर्ण और संपत्ति का अधिकार। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो हमको क्या बताते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ ये बताते हैं कि संपत्ति पे अधिकार का एक और आधार जो था वो वर्ण था। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका का साधन जो होता था वो होता था तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, जो उनसे ऊपर के तीनों वर्ण है उनकी सेवा करना। 3 उच्च वर्णों के जो पुरुष हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के काम चुनने की संभावना थी, यानी ऊपर के जो 3 वर्ण के लोग हैं वो अलग काम चुन सकते थे। ठीक है, समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति आप देखोगे तो वो
कहीं ना कहीं समृद्ध थी। ब्राह्मण जो होते थे वो धनी होते थे, समृद्ध होते थे, ऐसे ही क्षत्रिय भी कहीं ना कहीं समृद्ध होते थे। लेकिन बाद के जो वर्ण हैं वो उतने ज्यादा समृद्ध, उतने ज्यादा धनी नहीं होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, इसमें वर्ण व्यवस्था को सही माना गया है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है इसमें वर्ण व्यवस्था को बहुत बुरा माना गया है, इन्होंने आलोचना करी है। आगे भी आप पढ़ोगे कि जो बौद्ध धर्म है ना, इसमें वर्ण व्यवस्था छोड़ो, इसमें जाति प्रथा को भी बहुत गलत माना गया है। ठीक है, ये जाति प्रथा को भी नहीं मानते हैं। बौद्ध जो है इन्होंने जन्म के आधार पे जो सामाजिक प्रतिष्ठा है इसको अस्वीकार करा है। इन्होंने कहा है कि भाई जन्म के आधार पे कोई कैसे सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हो सकता है। अब मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ब्राह्मण जो था सबसे ऊपर का वर्ण माना जाता था। ठीक है, अब ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है और वो मूर्ख है। ठीक है, ब्राह्मण के घर पे मान लो कोई बच्चा पैदा होता है वो मूर्ख है। दूसरी तरफ शूद्र के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है वो बुद्धिमान है। ठीक है, वो इंटेलिजेंट है। तो क्या अब जन्म के आधार पे इसको बेस्ट माना जा सकता है? इस पे सवाल किसने उठा दिए थे? बौद्ध धर्म ने उठा दिए थे। उन्होंने कहा था कि जन्म के आधार पे जो आप सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करते हो ये सही नहीं है। इन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया है। अगला टॉपिक है एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। इसको समझते हैं। देखिए, समाज में हमेशा वही व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता जिसके पास ज़्यादा पैसा हो यानी ज़्यादा संपत्ति हो, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दानशील है, जो बहुत ही ज़्यादा दयालु व्यक्ति है, ठीक है, उसको भी प्रतिष्ठित माना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझनी है। हमेशा ऐसा नहीं था कि समाज में वही व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो बहुत अमीर है, बल्कि ऐसा आदमी जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दानशील है, लोगों के प्रति दयालु है, ऐसे व्यक्ति को भी इज्जतदार प्रतिष्ठित माना जाता था। जो व्यक्ति स्वयं के लिए संपत्ति इकट्ठा करता था वह घृणा का पात्र होता था। उस समय की बात है, आज के समय में तो सब सही माना जाता है। ठीक है, भारत के दक्षिण में हम देखें तो तमिलकम क्षेत्र जो है यहाँ पे चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारियां अस्तित्व में थी। इसके बारे में ना हम जो सेकंड बुक आएगी आपकी वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। ये राज्य जो थे दक्षिण भारत में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चोल, चेर और पांडे सरदारियां दिखेंगी। ठीक है, ये राज्य तो जो थे ये बहुत ही समृद्ध थे। तमिल भाषा में जो हमें संगम साहित्य मिला है इसमें सामाजिक और आर्थिक संबंधों के बारे में हमको पता लगता है। अब जो जैसे चोल है, चोल के समय में आप क्या देखोगे कि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था। चोल जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे मंदिर के लिए जमीनें दान करी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। धनी और निर्धन के बीच में विषमता थी, लेकिन यानी कि अमीर और गरीब के बीच में खाई जो थी वो थी उस समय भी। लेकिन समृद्ध लोगों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो मिल बांटकर अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे। ठीक है, आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे अपने संसाधनों को। एक सामाजिक अनुबंध। अब बौद्ध धर्म की अवधारणा को समझते हैं तो देखिए, सुत्त पिटक नामक जो ग्रंथ है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसमें एक मिथक का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि शुरू में मानव जो था, मानव और वनस्पति जगत जो है ये विकसित नहीं थे। ठीक है, सभी जीव जो थे वो आपस में शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से। प्रकृति से वो उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। ठीक है, यानी स्टोर करके कुछ भी नहीं रखते थे, जितनी उनको नीड है उतना वो प्रकृति से लेते थे। लालच बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, बौद्ध धर्म में ऐसा बताया जा रहा है कि प्रारंभ में ऐसा होता था, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था जो थी समाप्त होने लगी। आदमी जो है, मनुष्य जो है वो लालची होने लगा। लालची के साथ साथ वो छल कपट करने लगा, यानी कपटी हो गया। समाज में धीरे धीरे बुराइयां फैलने लगी और ऐसे में लोगों ने विचार किया ऐसे मनुष्य को हमको चुनना चाहिए जो उचित बात पे क्रोधित हो, यानी जो सही बात पे गुस्सा करे, जो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को सजा दे जो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, यानी कि लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि मनुष्य जो है वो लालची होते जा रहे हैं, समाज जो है बुरा होता जा रहा है, समाज में बुराई फैलती जा रही है। तो ऐसे में हमें एक ऐसा आदमी चुनना चाहिए, उसको आप राजा ही मान लो, हमें एक ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो उचित बात पे गुस्सा करेगा। ठीक है, जो लोग गलत करते हैं, छल कपट करते हैं, उनको ये लोग सजा देगा, यानी वो व्यक्ति सजा देगा। ठीक है, ऐसा ये लोग चुनने की बात करते हैं। और इस कार्य के बदले में जब वो मतलब राजा जब उनके लिए काम करेगा तो सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, चावल का अंश देंगे। चावल का अंश एक टैक्स मान लो, टैक्स के रूप में। ठीक है, लोगों की सहमति से चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि भी प्राप्त होगी। यानी जो वो शासक है जो मतलब लोगों को सजा देगा, अच्छे काम करेगा, वो क्या होगा, लोगों की सहमति के द्वारा ही चुना जाएगा। लोग उसको एज अ टैक्स मान लो आप, चावल के
अंश देंगे। राजा की इस सेवा के बदले उसे जनता कर यानी टैक्स देती थी। इससे यह प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वयं किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, तो भविष्य में उसको बदल भी सकते थे। ठीक है, इससे हमको ये पता लगता है कि ये जो शासक का कॉन्सेप्ट आता है ये मनुष्य ही लेकर आया था। ठीक है, मनुष्य को ऐसी जरूरत महसूस हुई कि समाज में बुराइयां फैल रही है, कोई तो ऐसा हो जो बुराई का अंत करे, हम उसको चावल देंगे, हम उसको अपनी, ठीक है, मतलब अपने कहीं ना कहीं अपना समर्थन उस व्यक्ति को देंगे। यानी ये व्यवस्था कौन लेकर आया? मनुष्य लेकर आया है। तो मनुष्य अगर इस व्यवस्था को लेकर आया है तो कल को उसको लगता है कि यार राजा खराब हो गया या कोई कमी है तो उसको हटा भी सकता है। यानी मनुष्य इस व्यवस्था को भविष्य में बदल भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। तो देखिए, इतिहासकार जो है वो किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं। ठीक है, जब भी कोई इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं। जैसे कि महाभारत का अगर मान लो एनालाइज किया गया तो क्या देखा गया? तो पहले उसकी भाषा को देखा गया कि किस किस भाषा में मिली। जैसे महाभारत जो है संस्कृत में भी मिली है, तमिल में भी मिली है, साउथ में जाओगे कन्नड़ मलयालम में भी आपको मिलती है, अलग अलग लैंग्वेज में मिली, तो उसकी भाषा का अध्ययन किया जाता है। फिर ग्रंथ का प्रकार देखा जाता है। प्रकार मतलब ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक में मंत्र होते हैं, मंत्रात्मक होता है, एक कथ्यात्मक होता है, कहानी वगैरह भी होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर लेखक का दृष्टिकोण, यानी उस ग्रंथ को किसी ना किसी ने तो लिखा होगा ना, उसका क्या नजरिया था, लेखक कौन से समुदाय से था। ठीक है, इसको भी देखा जाता है। फिर ये भी देखा जाता है उसकी ऑडियंस कौन सी है, यानी कि ये जो ग्रंथ लिखा गया है इस किसके लिए लिखा गया है, किस जनता के लिए लिखा गया है, वो जनता कैसी है। फिर रचना का काल देखा जाता है, यानी कि जब उसकी रचना हुई थी, जिस समय वो लिखा गया था उस समय क्या काल था, क्या था। फिर रचना भूमि, ठीक है, किस भूमि पे कहाँ पे इसकी रचना हुई, इसको भी देखा जाता है। अब बात करते हैं ग्रंथ की भाषा। इतिहासकार जो है वो ग्रंथ की भाषा पर विशेष ध्यान देते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि पाली में लिखा गया है या प्राकृत में लिखा गया है या तमिल में लिखा गया है। ठीक है, आम लोगों की भाषा में लिखा गया है या फिर जो साहित्यिक लैंग्वेज होती थी, साहित्यिक भाषा होती थी, उसमें लिखा गया है। इस चीज़ का इतिहासकार बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, संस्कृत, जैसे पुरोहित और खास वर्ग की भाषा थी तो संस्कृत में लिखा गया है या आम भाषा में लिखा गया है, इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता था। अगला है ग्रंथ के प्रकार। ग्रंथ के प्रकार कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपके सामने है कथा ग्रंथ या मंत्र ग्रंथ कथा, जिसे लोग पढ़ें और सुन सकते थे। ठीक है, मंत्र जो होते हैं उसको पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है। मंत्र जो होते थे अनुष्ठान के समय में, जब कोई पूजा पाठ होती थी उस समय में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जब आपके घर में पूजा होती होगी तो जो पंडित जी आते हैं वो मंत्रों का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। ठीक है, फिर लेखक का दृष्टिकोण, यानी इतिहासकार जो है लेखक को बहुत ध्यान से देखते हैं। वो देखते हैं कि किस ग्रंथ को किस लेखक ने लिखा है और उस लेखक का जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो क्या है। ठीक है, श्रोता यानी ऑडियंस कौन है, देखने पढ़ने वाला कौन है, तो इतिहासकार लेखकों का विशेष ध्यान रखते हैं। किस ग्रंथ को किस लेखक ने लिखा है, उसका नजरिया क्या है। और इतिहासकार ग्रंथ के जो श्रोता होते हैं उस पर भी ध्यान देते हैं कि उसको पढ़ने वाला कौन है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ जो होता है वो श्रोता की इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लिखा जाता है। जैसा ऑडियंस का इंटरेस्ट होगा वैसा ही ग्रंथ लिखा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। रचना का काल भी ध्यान रखते हैं कि किस काल में वो ग्रंथ रचा गया है, उस समय में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां क्या थी। रचना भूमि का ध्यान रखा जाता है, किस जगह पे वो लिखा गया है, किस स्थान पे लिखा गया है। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। फिर भाषा और विषय वस्तु का ध्यान रखते हैं कि उसका कंटेंट क्या है, उसकी भाषा क्या है, आम लोगों की भाषा है या पुरोहितों की और विशेष वर्ग की भाषा है, इसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो इसकी भाषा सरल होने के कारण इसको व्यापक स्तर पे आसानी से समझा जा, मान लो कोई ग्रंथ है उसकी भाषा सरल है तो उसको बड़े लेवल पे आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन अगर मान लो ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको उतना बड़े लेवल पे नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो इतिहासकार थे वो इस बात पे सहमत थे कि महाभारत ग्रंथ जो है एक भाग में नाटकीय कथानक है, यानी उसका एक पार्ट ऐसा है जिसमें स्टोरीज है, स्क्रिप्ट है, समरी है, और दूसरा जो है उपदेशात्मक भाग है, यानी जिसमें हमको कुछ उपदेश देखने को मिलता है। ठीक है, ये बातें बताई गई है। लेखक एक या अनेक और तिथियां। अब एक क्वेश्चन बनता है कि महाभारत को जो लिखने वाले थे क्या एक व्यक्ति ने लिखा था या बहुत सारे लोगों ने लिखा था, ये बातें हैं। तो देखिए महाभारत को ऐसा कहा जाता है कि इसको 1000 साल तक इसकी रचना होती रही, 1000 साल तक इसको लिखा गया है। अब आप सोचो क्या कोई व्यक्ति कितने साल जी सकता है, कोई 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, कितने साल कोई व्यक्ति जी सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। आप सोचो 100, 150 साल। 150 साल तो बहुत बड़ी बात है, 100 साल जी जाए वही बड़ी बात होती है आज के टाइम पे।
उस समय मान लो 150 साल भी जी गया, तो क्या कोई एक व्यक्ति इसको लिख सकता था? 1000 साल थोड़ी जिएगा। तो इससे क्या पता लगता है कि महाभारत को लिखने वाले जो थे ना, वो एक नहीं थे, अनेक थे, कईयों ने लिखा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साहित्यिक परंपरा में अगर हम देखें तो महाभारत के रचयिता जो है वो ऋषि व्यास को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूल रचयिता नहीं है। मूल रचयिता यानी जो ओरिजिनल रचयिता थे वो ये नहीं है, ये साहित्यिक परंपरा में माना जाता है। लिटरेचर के रूप में इन्होंने महाभारत को लिखा है। महाभारत की जो मूल कथा है, जो ओरिजिनल था, उसके रचयिता जो थे भाट सारथी थे। इनको सूत भी कहा जाता था। अब ये जो सारथी होते हैं ये क्या करते थे? देखो, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे, यानी कि जो भाट सारथी होते थे, जिनको सूत कहा जाता है, वो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे। उनकी विजय गाथा और उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। और इन रचनाओं का प्रेषण जो है मौखिक रूप से होता था। ठीक है, ये मौखिक रूप से बोलकर करते थे। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने क्या करा, इस कथा पर अपना अधिकार कर लिया था और इसको लिखित रूप प्रदान करा। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था, युद्ध भूमि में जाते थे, देखते थे युद्ध को, उस पर लिखते थे। ठीक है, और मौखिक रूप से उसको बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था। लेकिन बाद में क्या होता है कि ब्राह्मणों ने इस पे अपना अधिकार कर लिया, फिर उन्होंने इसको लिखित रूप दिया और उसको लिखकर आगे पहुंचाना शुरू करा। लगभग 200 बीसी से 200 एडी के बीच में महाभारत के रचना काल का एक और चरण दिखाई देता है। और ठीक है, इस समय क्या था, भगवान विष्णु की पूजा ज्यादा होने लगी थी। श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार बताया जाता था। ठीक है, उनको उसका रूप बताया जाता था। बाद में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति से मिलते जुलते कुछ उपदेशात्मक जो टॉपिक हैं वो भी इसमें जोड़े जाने लगे, यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग चीजें इसमें जोड़ी गई। शुरू में ये जो ग्रंथ था, इसमें आप ये लगा लो कि 10,000 के करीब से भी कम श्लोक होते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई और कितनी बढ़ गई, 1,00,000 श्लोक हो गए। सोचो कितना बड़ा ये ग्रंथ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सादृश्यता की खोज। बीबी लाल। अब बीबी लाल जो थे ये एक इतिहासकार हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, खुदाई करवाया था। तो महाभारत में अन्य ग्रंथों की तरह युद्ध, वन, महल, बस्ती आदि का चित्रण आपको देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल सजीव चित्रण है। ये 1900 इन्होंने क्या करा, 1951-52 में ये पुरातत्ववेत्ता जो थे बीबी लाल, इन्होंने जो मेरठ, आज के समय में यूपी में जो मेरठ है, मेरठ में एक जगह थी जिसका, एक गांव था जिसका नाम था हस्तिनापुर। इन्होंने उस गांव की खुदाई करवाई। अब हस्तिनापुर का नाम महाभारत में भी है। इन्होंने ये सोच के खुदाई करवाई कि ये वही हस्तिनापुर होगा। ठीक है, आगे देखो क्या मिलता है खुदाई में। ऐसा हो सकता था कि ये स्थान जो है वो कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका जिक्र हमको महाभारत में मिलता है। बीबी लाल को क्षेत्र में आबादी के 5 स्तर के सबूत मिले। 5 स्तर का मतलब है जैसे खुदाई करवाई, पहला स्तर होगा, फिर उससे पहले भी कोई आबादी रही होगी, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, जितनी गहराई में जाएंगे उतने स्तर मिलते जाएंगे। तो 5 स्तर मिले, जिसमें से दूसरा और तीसरा स्तर जो था, यानी ये और ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा स्तर में क्या था, बीबी लाल ने दूसरे स्तर पर मिलने वाले जो घर थे उसके बारे में लिखा। जिस क्षेत्र का उत्खनन किया गया वहां घरों को बनाने की कोई निश्चित परियोजना नहीं थी। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जिस क्षेत्र का इन्होंने उत्खनन किया था वहां पे जो घर बने हुए थे उसकी कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली, यानी कि कोई निश्चित कोई योजना बनाकर मतलब घर नहीं बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी की जो बनी हुई दीवारें होती है, जो मोटी मोटी दीवारें होती थी पुराने टाइम पे गाँव में, ठीक है, कच्ची मिट्टी की बनी होती थी, वो मिली है। और सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के प्लास्टर की खोज भी करी। सरकंडा होता था, एक पौधा होता था, उसमें से वो लंबा सा सरकंडा निकलता था, उसको क्या करते थे गांव में पुराने टाइम पे, दीवारों पे छाप के उसके ऊपर गोबर और मिट्टी से छाप देते थे, प्लास्टर हो जाता था। इससे ये पता लगता है कि कुछ घरों की जो दीवारें हैं वो सरकंडे से बनाई गई थी और इसके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर क्या कर दिया था, इन्होंने चढ़ा दिया था, यानी जो बिल्कुल प्राचीन समय में होता था ऐसे घर मिलते हैं। तीसरे स्तर पे जाते हैं तो घर जो है कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने होते थे। घर का जो गंदा पानी होता था उसको निकास के लिए ईंटों से नाले बनाए गए थे। कुएं के सबूत भी मिले हैं, कुएं का प्रयोग होता था। ठीक है, घर का जो गंदा पानी होता है उसको निकालने के लिए गर्त यानी गड्ढे वगैरह बनाए गए थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। चुनौतीपूर्ण कथा, नेक्स्ट टॉपिक है। महाभारत ग्रंथ की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा जो है वो है द्रौपदी से 5 पांडवों का विवाह। यहाँ पे क्या है, ये बहुपति प्रथा को दिखाता है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय बहुपति प्रथा जो थी वो रही होगी। समय के साथ ये जो प्रथा थी बाद में ब्राह्मणों में अमान्य हो गई, इसको गलत माना जाने लगा। ठीक है, लेकिन हिमालय क्षेत्र में ये प्रथा आज भी है, आज भी देखोगे वहां पे बहुपति होता है।
ऐसी प्रथा होती है। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्त्रियों की कमी होने के कारण बहुपति प्रथा को शायद अपनाया गया हो। क्या पता उस समय स्त्रियां ज्यादा ना रही हो, इसलिए इस प्रथा को अपनाया गया हो, क्योंकि इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है एक गतिशील ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है एक गतिशील ग्रंथ। ठीक है, क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है? ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए गतिशील ग्रंथ क्या होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आज से 100 साल पहले, ठीक है, आज से ठीक 100 साल पहले एक बुक लिखी गई। कोई बुक है, मान लो उसका कुछ भी नाम है, ठीक है, एक बुक लिखी गई। 100 साल पहले जो बुक लिखी गई, आज उसको दोबारा पब्लिश किया जाता है। उसमें एक अक्षर भी चेंज नहीं होता, कोई नई चीज जोड़ी नहीं जाती है। ठीक है, एडिशन की डेट चेंज हो जाएगी, आप उसे मत बोलना कि भाई डेट चेंज हो गई। कहने का मतलब है अंदर का जो कंटेंट है वो नहीं चेंज हो रहा है, कंटेंट में कोई चीज़ बढ़ाई नहीं जा रही, कंटेंट में कोई चीज़ घटाई नहीं जा रही। जैसी बुक 100 साल पहले थी ऐसी ही आज भी छापी जा रही हो, तो ऐसी बुक को, ऐसे ग्रंथ को हम गतिशील नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, एक सेकेंड मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ संविधान का। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे भारत का संविधान है, ठीक है, संविधान जब बना था तब से लेकर आज तक चल रहा है। क्या हमारा संविधान एक गतिशील ग्रंथ है? तो हम कहेंगे यस, गतिशील ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई है, ऐड करी गई है, समय समय पर उसमें संशोधन भी हुआ है, यानी उसमें सुधार भी किया गया है। कुछ चीजें उसमें से हटा भी दी गई है, कुछ नए कानून बना दिए गए हैं, कुछ पुराने हटा दिए गए हैं, कुछ नई चीजें जोड़ी गई है, कुछ चीजें घटाई गई है, कुछ चीजें बढ़ाई गई है। यानी जिसमें परिवर्तन समय समय पे होता रहता है, ऐसे ग्रंथ को हम क्या कहेंगे? गतिशील ग्रंथ कहेंगे। तो क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ था? तो आप कहोगे 1000 साल तक इसकी रचना हुई, इसमें पहले 10,000 श्लोक होते थे, बाद में जुड़ जुड़ के श्लोक की संख्या, ठीक है, प्लस होते गए 1 लाख श्लोक हो गए। तो क्या ये गतिशील ग्रंथ है? तो आप कहोगे यस, ये गतिशील ग्रंथ है। यानी इसमें बहुत सारी कहानियां बाद में ऐड करी गई, बहुत सारे चित्र बाद में ऐड करे गए, बहुत सारे उपदेश बाद में ऐड करे गए, बहुत सारे श्लोक बाद में ऐड करे गए, समय समय पे उसमें परिवर्तन होता रहा। इसलिए हम महाभारत को क्या मानते हैं? एक गतिशील ग्रंथ मानते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन का जवाब यहीं पे मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना जो है 1000 साल तक होती रही। इसमें नए नए टॉपिक, प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, जुड़ते गए। महाभारत का विकास केवल संस्कृत पाठ के साथ नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, बल्कि शताब्दियों भर में देखें तो इस महाकाव्य की अलग अलग भाषाओं में भी इसको लिखा गया, इसका अनुवाद भी होता रहा। तमिल में भी महाभारत मिली है, ठीक है, कन्नड़ में भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग भाषाओं में था, तो ये एक गतिशील ग्रंथ हो गया। बहुत सारी कहानियां जिनका उद्भव एक विशेष क्षेत्र में हुआ था, इस महाकाव्य में समाहित कर लिया गया। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रकला में भी दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें नाटक और नृत्य कला के लिए जो विषय वस्तु है वो भी इसमें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, वैसे सारे चैप्टर आपके बड़े ही होते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में और मेन सारी चीज़ें डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, और आप ये मान लीजिए कि जो मैंने आपको टॉपिक कराए इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएंगे वो लिमिटेड आएंगे। आपको मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा वहाँ से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी आप पिछले साल जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे भी देख सकते हो, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट थे वो इस ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।